हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषिकेश इंडिया आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चाहते प्लेटफॉर्म विजनल पार्टनर्स केमिस्ट्री पर। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो बचपन से हमें रहता है ना। सब बचपन से हमें कहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, है ना। लेकिन पढ़ाई करनी कैसे है ये कोई बताता ही नहीं हमें। बराबर है। बचपन से सुन रहे हैं हम, है ना। हमारे टीचर कहते हैं पढ़ाई करो, हमारे पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई करो, हमारे छोटे भाई हमारे बड़े भाई बहन वो भी हमें कहते हैं पढ़ाई करो, हमारे रिलेटिव्स कहते हैं पढ़ाई करो, है ना। लेकिन पढ़ाई करनी कैसे है ये तो कोई बताता ही नहीं है। तो वही सवाल है बच्चों आज, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, है ना। समझ में नहीं आ रहा है ये तो अभी नहीं, ये तो बचपन से समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करनी कैसे है। बराबर सबका, है ना। मुझे भी ये सवाल था जब मैं छोटा था, है ना। मुझे भी ये सवाल आता था कि सब आते जाते वक्त कहते रहते पढ़ाई करो, है ना। लेकिन पढ़ाई करने कैसी है, पढ़ाई करते कैसे हैं। अभी जो बच्चे 12th में है ना वो तो काफी टेंशन में हो गए, अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। और अब 2 महीने में एग्जाम आने वाला है, और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। बोर्ड एग्जाम है, इसका क्राइटेरिया होता है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में स्कोर कैसे लाना है। अभी तक तो सिर्फ हमने एमसीक्यू सॉल्व करके देखे हैं, अभी तक हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा ही नहीं है, उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया है। तो अब क्या करें, तो कैसे करनी चाहिए पढ़ाई, है ना। अब ये पढ़ाई कैसी करनी चाहिए ये मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो थ्योरेटिकल टॉपिक के ऊपर है ना। मतलब थ्योरी प्रिपेयर करते वक्त आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, ये आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मुझे कमेंट में बताओ किस किस को ये सवाल था, है ना। कमेंट में बताना है कि किस किस को बचपन से ये सवाल है ना। सिर्फ आपको लिखना है हाँ मुझे है ना। बचपन से ये सवाल सबके मन में आता होगा, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, है ना। क्योंकि पता ही नहीं है, सबने सिर्फ यही कहा है पढ़ाई करो, लेकिन करनी कैसी है ये तो किसी ने बताया नहीं, है ना। तो पढ़ाई करते कैसे हैं ये समझ लेते हैं पहले। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले वो चीज आपने किसी से तो भी पढ़ी, मतलब किसी ने तो भी वो चीज आपको पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। अगर किसी ने आपको वो चीज पढ़ाई है तो उसके बाद आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। अब अच्छे से पढ़ना कैसे है, देखो। जैसे मैं एक एक टॉपिक अभी आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, सपोज फॉर एग्जांपल आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का हम टॉपिक देखते हैं। आपके टीचर ने आपको एसिड बेस की थ्योरी पढ़ा दी, है ना, पता है। तो एसिड बेस की थ्योरी पता पढ़ा दी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आपके बुक में सर ने एसिड बेस की थ्योरी पढ़ाई, कितनी थ्योरीज है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए 3 थ्योरीज है। कौन कौन सी 3 थ्योरीज है, एक है बच्चों अरेनियस थ्योरी, एक है लॉरे ब्रोंस्टेड थ्योरी, और एक है लेविस थ्योरी। तो सबसे पहले पढ़ाई करते वक्त आपको पता होना चाहिए एसिड बेस की 3 थ्योरीज है। ओके, उसके बाद अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अब एक एक थ्योरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम बात करते हैं अरेनियस थ्योरी की। अब अरेनियस थ्योरी पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए अरेनियस नाम के जो साइंटिस्ट थे, जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा, है ना। आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको पता चला कि अरेनियस ने बताया था एसिड किसे कहना है, बेस किसे कहना है। ये आपके वर्ड्स में आपको समझना है ना। वो बुक की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड होती है ना, उसमें समझना थोड़ा आसान होता है। सबसे पहले दिमाग में ये लाओ कि अरेनियस ने बोला था एसिड को हम कहेंगे जो पानी में डालने के बाद हमें H+ देगा, वो एसिड है ना। और बेस के बारे में क्या बोला था, जो पानी में डालने के बाद हमें OH- देगा, है ना। मतलब पढ़ाई करते वक्त अब एसिड बेस अरेनियस के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए एसिड का डेफिनेशन। तो एसिड का डेफिनेशन क्या है, एसिड सिंपली अरेनियस का कहना था पानी में डाल दो एक सब्सटेंस, उसने अगर H+ दे दिया तो उसको एसिड मान लो, बराबर। और पानी में सब्सटेंस डाल दिया उसने OH- दे दिया, उसे बेस मान लो, बराबर। ऐसे बोल दिया आरेनियस ने, एक पॉइंट बोल दिया डेफिनेशन का। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसका एग्जाम्पल आपको लिखना होता है एग्जाम में, है ना। मतलब एग्जाम में लिखना कैसे है, पहले एक डेफिनेशन उसके बाद एग्जाम्पल। अब अरेनियस एसिड है, वो H+ देने वाला है, मतलब उसके फॉर्मूले में H होना चाहिए, जैसे HCl, HCl में H है, पानी में डालेंगे एक H+ देगा। जैसे H2SO4, H2SO4 में H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है, पानी में डालेंगे 2H+ देगा, बराबर है। मतलब ये एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। उसके बाद बेस की बात हो रही है, तो बेस पानी में डालने के बाद OH- देता है। अगर वो OH- देता है तो जो फॉर्मूला आप लिख रहे हो उसमें OH तो होना चाहिए, जैसे NaOH, KOH, है ना। इसे पानी में डालेंगे तो आपको OH- मिलेगा, है ना। मतलब लिखते वक्त पहले तो दिमाग में ये लाओ जो हम लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं क्या, क्योंकि आपने डेफिनेशन में लिखा जो H+ देगा वो एसिड है, और एग्जाम्पल में आप ऐसे एग्जाम्पल लिख के आते हो जिसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो गलत है ना।
ठीक है, पढ़ते वक्त अच्छे से पढ़ो, सिर्फ उसको लर्न करते बैठना नहीं है, समझ के लर्न करना है। ओके, एच प्लस देगा तो एग्जाम्पल जो लिख रहे हो उसमें एच होना चाहिए, अगर ओ एच माइनस देगा तो जो एग्जाम्पल लिख रहे हो उसमें ओ एच माइनस होना चाहिए, बराबर है ना। तो पढ़ाई करते वक्त आपके दिमाग जो है ना, वो खुला रखना है आपको, बराबर। समझ में आया क्या करना है? तो मतलब पहले समझ लो, एग्जाम में सवाल आया तो हमें क्या लिखना है, कौन सा सवाल आया तो क्या लिखना है। जैसे ये थ्योरी वाला सवाल आ गया तो डेफिनेशन एग्जाम्पल। अब वैसे ही हम लेविस थ्योरी की बात करते हैं, तो लेविस थ्योरी में क्या था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ना, उन्हें हम लेविस बेस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो जो आप एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो उसके पास होना चाहिए, तभी आप डोनेट कर पाएंगे। जैसे NH3, NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है, और वो लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, तब वो लेविस बेस होगा, बराबर है ना। तो आपको ये समझना है कि जो हम लिख रहे हैं वो बराबर है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब आप ऊपर का सेंटेंस पढ़ेंगे तब उसका एग्जाम्पल नीचे आपको अच्छे से लिखना है, बराबर। मतलब पढ़ाई करते वक्त आपको आंखें खुली रखनी है, दिमाग खुला रखना है, सबसे पहली चीज। ओके, पढ़ाई करनी कैसी है, तो सवाल देखो, सवाल में डेफिनेशन एग्जाम्पल आपको लिखने होते हैं, बराबर। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन का अगर सवाल है तो आपको ऐसे दो कॉलम करके ही लिखना पड़ेगा। एक कॉलम में जैसे मैंने बताया था, एक साइड है ऑर्डर और दूसरी की साइड है मॉलिक्युलरिटी। ओके, तो ऑर्डर का एक तरफ लिखेंगे, मॉलिक्युलरिटी का एक तरफ लिखेंगे। और डिस्टिंग्विश में लिखना कैसे होता है, अपोजिट पॉइंट्स एक दूसरे के सामने लिखने होते हैं ना, नहीं तो वो भी ऊपर नीचे हम कर देते हैं, हमें पता ही नहीं रहता डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखते कैसे है। तो बराबर, अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है तो एक साइड में जैसे आपने बोल दिया कि ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी है, तो मॉलिक्युलरिटी क्या है, वो थ्योरेटिकली डिटरमाइन क्वांटिटी है, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। एक एक्सपेरिमेंटल है तो दूसरा थ्योरेटिकल है। ऑर्डर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, लेकिन मॉलिक्युलरिटी को आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो अपोजिट पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे के सामने आपको लिखने पड़ेंगे। मतलब पढ़ाई करते वक्त ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि डिस्टिंग्विश बिटवीन आया तो अपोजिट पॉइंट्स एक दूसरे के सामने आपको लिखने हैं। ठीक है, समझ में आया। अगर डेफिनेशन पूछा है तो आप सिर्फ दो सेंटेंस का डेफिनेशन रहता है, वही डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है, और क्या लिखेंगे, पूरा एक्सप्लेन करते नहीं बैठना है। सवाल क्या पूछा है वो देखो, बराबर है ना। अगर एक्सप्लेन करने को बोला है तभी पूरा लिखना, नहीं तो पूरा लिखना नहीं। पढ़ाई करते वक्त ये चीजें याद रखनी, पॉइंट वाइज पढ़ो, है ना, पॉइंट वाइज। ऐसे पैराग्राफ के पैराग्राफ जब आप टेक्स्ट बुक से जब आप पढ़ते हो ना, तब आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं होते, है ना। टेक्स्ट बुक किस लिए है, वो समझने के लिए, आपको उसमें से आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, पॉइंट वाइज चीजें लिखनी होगी, है ना, तभी समझ में आएगा। पॉइंट वाइज जब भी आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो आसान हो जाता है प्रिपरेशन करना। अगर आप पैराग्राफ के पैराग्राफ एग्जाम में लिख के आते हो तो मार्क्स नहीं मिलते, आपको पॉइंट वाइज लिख के आना है, एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तभी काम आपका बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट वाइज लिखना एग्जाम में, है ना। पढ़ना भी पॉइंट वाइज, पढ़ना कैसे है, पॉइंट वाइज पढ़ना है, एक एक चीज अच्छे से पॉइंट वाइज। जहां से आप पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट क्या है, जहां से आप पढ़ रहे हो वो मटेरियल भी वैसा होना चाहिए, पॉइंट वाइज होना चाहिए। आपको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो पॉइंट वाइज लिखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, पढ़ना कैसे है, पॉइंट वाइज पढ़ना है और पॉइंट वाइज लिख के देखना है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं हम, कोई क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको आपको लिख के देखना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं मैं, समझो। ये मतलब मैं इंजीनियरिंग में जब था ना, ठीक है, तो मैं एक इंजीनियरिंग की तो जाने दो, अभी मैं ट्वेल्थ की बात बता देता हूँ। ट्वेल्थ में हमारे टाइम पे ना, हमारे टाइम पे रफ रजिस्टर मिलता था, ठीक है, रफ रफ नोटबुक, इतनी बड़ी थी वो रफ नोटबुक, है ना। तो वो हमारे टाइम पे 20 रुपए की मिलती थी, अभी 50 रुपए के करीब वो नोटबुक होगी, है ना। तब हमारे टाइम पे वो इतनी 20 रुपए की नोटबुक मिलती थी। तो प्रैक्टिस कर करके मेरी ऐसे लगभग 25 से 30 नोटबुक, है ना, कंप्लीट हो गई थी, प्रैक्टिस कर करके, है ना। एक एक सवाल मैं बहुत बार लिख के देखता था, है ना। अभी कैसे लगता है आपको, अब जमाना आ गया मैगी का, है ना, इंस्टेंट 2 मिनट में मैगी, है ना। ऐसा नहीं है, है ना। पढ़ाई जो है वो मैगी के जैसी 2 मिनट में नहीं होगी, है ना। पढ़ाई करने के लिए आपको पेशेंस रखने हैं, है ना। आपको कैसा लगता है, आपको लगता है मैंने एक सवाल पढ़ने बैठ गया, मैं एक बार पढ़ूंगा, 2 बार पढ़ूंगा, वो मुझे याद हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता, है ना। पढ़ाई करते वक्त एक बार 2 बार पढ़ने से
आपका सवाल प्रिपेयर नहीं होगा। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका एक बार दो बार पढ़ के सवाल लर्न हो जाता है, वो सवाल अच्छे से लिख पाते हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी होती है, सवाल बहुत बार लिख के देखने होते हैं ना, 5 बार 10 बार एक एक सवाल लिख के देखना होता है, तब जाके आपको एग्जाम में लिखते आएगा। ये चीज दिमाग में डाल लो, है ना। एक बार दो बार पढ़ने से लिखने से याद नहीं रहेगा। मुझे भी नहीं रहता था, अभी भी नहीं रहता है ना। कुछ चीजें अगर नई चीज सिलेबस में इंट्रोड्यूस हो गई जो मैंने अब इससे पहले कभी पढ़ी ही नहीं है ना, तो उसको मुझको क्या करना पड़ेगा, पहले लिख के देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, तब मेरे याद रहेगी, तब तक याद नहीं रहेगा। मतलब याद रहने के लिए जरूरी है उसको लिख के देखना, बार बार लिख के देखो, रिविजन करो, है ना। पढ़ाई कैसे करनी होती है, जैसे मैंने सॉलिड स्टेट चैप्टर प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, एक सवाल पढ़ा, क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंस पढ़ लिया, उसके बाद वो मैंने पढ़ लिया पहले अच्छे से, फिर याद करने की आंखें बंद कर ली, याद करने की कोशिश की, फिर मुझको याद कुछ चीजें आई, कुछ चीजें याद नहीं आई, फिर से मैंने पढ़ लिया, फिर से मैंने आंखें बंद कर ली, याद करने की कोशिश की, ठीक है, अब मुझे लगभग याद आ गया। लेकिन याद आने से कुछ नहीं होगा, अब पेपर पे लिखना है ना, अब प्रैक्टिस करके देखना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड, एक टेबल बना दो, लिख के देखो इधर क्या है इधर क्या है ना, लिख के देखना है अच्छे से, एक बार लिखो दो बार लिखो। फिर हम दूसरा सवाल प्रिपेयर करेंगे। अब दूसरा सवाल आपने प्रिपेयर किया डेंसिटी का डेरिवेशन, ठीक है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू NM अपॉन AQB ये वाला फॉर्मूला था, ये डेरिवेशन आपने प्रिपेयर कर लिया। तो पहले आपने पढ़ लिया, एक एक स्टेप अच्छे से समझ लिए, इसमें क्या क्या है समझ के आगे आगे जाओ, है ना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, एक एक स्टेप समझनी है। ये स्टेप थी, इसके आगे की स्टेप है कैसे आई, उसके आगे की स्टेप कैसे आई, ऐसे समझ समझ के पढ़ना है। उसके बाद याद करने की कोशिश करनी है कि इस स्टेप के बाद क्या था, उस स्टेप के बाद क्या था, फिर लिख के देखना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट सवाल था क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड, तो एक बार फिर से उसको लिख के देखने की कोशिश करो, और फिर से आपका डेंसिटी का डेरिवेशन लिख के देखो, है ना, ऐसे पढ़ाई करो, ठीक है। तो एक सवाल पढ़ लिया, उसको लिख के देखो, दूसरा सवाल पढ़ लिया, उसको लिख के देखो, फिर से एक बार पहला सवाल लिख के देखो, है ना, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो सर आप तो कह रहे हैं एक सवाल 4 बार 5 बार पढ़ के देखना है, लिख के देखना है, बहुत टाइम जाएगा। तो पढ़ाई करते वक्त टाइम जाने ही वाला है, मैंने तो बोला वो मैगी जैसा नहीं है इंस्टेंट 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ाई अगर करनी है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। ये टाइम ऐसा है कि अभी आपको 8 से 9 घंटा पढ़ना ही है, 8 से 9 घंटा आपको पढ़ना ही है। एक एक सब्जेक्ट को 2 घंटे 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे आपको, 2 ढाई घंटे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये अभी क्योंकि टाइम बचा नहीं है, 2 ही महीने हमारे पास है, ओके, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। और स्ट्रेस लेना नहीं है, एग्जाम का स्ट्रेस लेना नहीं है आपको, जो भी प्रिपेयर करना है वो विदाउट स्ट्रेस, हंसते खेलते प्रिपेयर करना है ना। टेंशन लेके कुछ होने वाला है क्या, टेंशन लेके कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको हंसते खेलते, हाँ ये मेरा टारगेट है, ये 16 चैप्टर है, अभी अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, केमिस्ट्री के 16 चैप्टर है, अब 16 चैप्टर तो मुझसे होंगे नहीं, तो मैं उसमें से 12 चैप्टर कर लेता हूँ, ये 4 बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, या ये 4 चैप्टर मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन 12 चैप्टर मैं ईमानदारी से करूंगा। ऐसे तो आपको खुद को बोलना पड़ेगा ना, पूरा सिलेबस मत करो, कुछ तो ऑप्शन में निकल ही जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ऑप्शन में निकल जाते हैं, 2-3 चैप्टर आपने नहीं भी किए तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है, वो आपका ऑप्शन में निकल जाएगा। जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है उनके बारे में कह रहा हूं मैं, है ना, सबके लिए नहीं है। जो पहले से अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो सब पढ़ना ही है, और जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है ना, उन्होंने 2-4 चैप्टर छोड़ भी दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो पढ़ाई करते वक्त अब ये चैप्टर हमने पढ़ लिया बराबर, अब बात करते हैं अगला चैप्टर हमने पढ़ा है, अगले चैप्टर के भी ऐसे ही प्रैक्टिस की हमने, ऐसे ही पढ़ा, जो पढ़ा वो लिख के देखा बराबर, फिर से अब करना क्या है, जो आपका पहला चैप्टर था उसको भी रिवाइज करना है। पढ़ाई करते वक्त सिर्फ आगे जाना नहीं है ना, मराठीमध्ये एक म्हण आहे ना, पुढचं पाठ मागचं सपाट आणि आम्ही गोदरेजचं कपाट, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको पढ़ाई करते वक्त क्या करना है, जो आप आगे पढ़ते जा रहे हो वो तो पढ़ना ही है, और जो पीछे का है ना, जो पीछे वाला है ना, उसको रिवाइज करते आना है, उसको भी पढ़ना है। रोज रिवीजन के लिए एक एक सब्जेक्ट को आधा घंटा 1 घंटा देना है, नया भी पढ़ना है, आगे आगे जाना है, और जो अब पढ़ के हो चुका है उसको रिवाइज भी करना है, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे याद कैसे रहेगा, है ना। जैसे मैं हमेशा एक बार मतलब मेरे ऑफलाइन कोचिंग में ये बात मैं कहते रहता हूँ, ठीक है, जैसे देखो किसी, अगर कोई आपको रास्ते में मिल गया, ठीक है, कोई इंसान है रास्ते में आपको मिल गया, फिर आपको ऐसे लगता है इसको मैंने कहीं तो भी देखा है,
ऐसा लग रहा होगा आपको, बहुत जगह आपको लगता है ऐसा, किसी को देख के आपको लगता है कि इसको मैंने कहीं तो भी देखा है, लेकिन आपको याद ही नहीं आता मैंने इसको कहाँ पे देखा है। ऐसा होता है आपके साथ? जरूर होता है, बराबर, मेरे साथ भी होता था। ठीक है, लेकिन जैसे आप आपके स्कूल से, कॉलेज से, कोचिंग से घर पे जाते हो, है ना, शाम में घर पे गए, घर पे आपके मम्मी होगी, पापा होंगे, उनको देख के आपको लगता है कि इनको मैंने कहीं तो भी देखा है। ऐसा लगता है क्या मम्मी पापा को देख के कि इनको मैंने कहीं तो भी देखा है? ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनका रिवीजन रोज हो रहा है ना, रोज घर पे वो दिखते हैं हमें, रोज दिखते हैं, उनके साथ रोज बात करते हैं हम, बचपन से हम उनको रिवाइज करते आ रहे हैं ना, इसलिए उनको भूले नहीं हम। उनको भूलना है, उनको भूल ऐसा लगता है कि किसी को घर पे जाने के बाद ये एक इंसान मेरे घर में जो है ना, जो मुझे डांटते रहता है, ये इंसान कौन है, मैं तो जानता ही नहीं इसे, ऐसा लगता है कि आपको? नहीं लगता है, क्योंकि उस इंसान की रिवीजन बचपन से होते आ रही है ना। मतलब जो चीज आप हमेशा देखते रहेंगे, उसको सुनते रहेंगे, है ना, वो चीज आप भूलेंगे नहीं। और जो इंसान आपको रास्ते में मिला था उसको कभी तो भी एक बार आपने देखा होगा, है ना, कहीं तो भी देखा होगा, एक बार दो बार देखा होगा, इसलिए वो इंसान आपको याद नहीं आ रहा है कि वो कौन है ना। लेकिन जो आपके घर वाले हैं वो, उनको तो आप रोज ही देखते हैं, उनका रिवीजन तो रोज ही होता है, इसलिए वो आपके दिमाग में आ गए, बैठ गए दिमाग में, फिट बैठ गए कि ये मेरे पापा है, ये मेरे मम्मी है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है ना, ये मेरे दादा है, ये मेरी दादी है, हो गया खत्म, है ना। वो याद में है क्योंकि उनको बचपन से देख रहे हैं। और जो रास्ते में इंसान मिला था उसको कहीं तो भी एक बार दो बार आपने देखा होगा, इसलिए आपको याद नहीं आ रहा है, उसको सिर्फ आपको लग रहा है कि इसको मैंने कहीं तो भी देखा है ना। जैसे आप एग्जाम में जाते हो, एग्जाम में सवाल देखते हो, सवाल देख के आपको याद आता है अरे ये सवाल तो मैंने पढ़ा है ना, लेकिन आपको याद कुछ नहीं आता क्योंकि वो आपने एक या दो बार ही पढ़ा है ना। उसको अगर आप 5-10 बार पढ़ते तो वो आपका याद हो जाता, वो एग्जाम में लिखते वक्त आपको कोई टेंशन नहीं रहता, बराबर है। मतलब पढ़ाई करते वक्त रिवीजन की जरूरत होती है ना। जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो, अगला चैप्टर प्रिपेयर करते हो तो पिछला चैप्टर आपको रिवाइज करके देखना है। जो भी आप पढ़ रहे हो, है ना, अब पिछला चैप्टर लिखते नहीं बैठेंगे, है ना, वो लिखते बैठेंगे तो उतना तो टाइम नहीं है हमारे पास, उतना नहीं होगा। जो नया आप पढ़ते हो ना उसको लिख के देखो, और रैंडमली जो पिछले वाला आपका रिवीजन वाला चैप्टर है उसमें का भी कोई क्वेश्चन लिख के देखो, मतलब आपको आता है कि नहीं वो भी याद आ जाएगा, बराबर। मतलब वो भी आपको समझ में आएगा कि मुझे चीजें याद आ रही है या नहीं आ रही है, जो मैंने पढ़ के रखा है वो मुझे अभी एग्जाम में लिखते आएगा या नहीं आएगा, है ना। अगर उस पे आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके रखा है तो वो आपको लिखते आएगा, जरूर लिखते आएगा, समझ में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। पढ़ाई कैसे करनी चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, ये बचपन से मेरे दिमाग में है, आपके दिमाग में था, है ना, मेरे दिमाग में था, आपके दिमाग में है। करनी कैसे है समझ में आया? जो भी पढ़ा है उसको लिख के देखो, जो भी पढ़ा है उसको लिख के देखो, प्रैक्टिस करो, है ना, फॉर्मूले रिवाइज करो, छोटी छोटी चिट्स बनाओ, है ना, छोटे छोटे। मतलब देखो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं तो ऐसे छोटे छोटे, मैं क्या करता था बताता हूँ। जब मैं 10th में था, 10th की बात बताता हूँ, मैंने क्या किया था, ऐसे एक एक सवाल को, मेरा 10th में क्या करते हैं हम, असाइनमेंट लिखते हैं, आपको पता होगा, सर बोलते हैं असाइनमेंट लिखो, फिर मेरा असाइनमेंट चेक हो गए थे सब, एग्जाम टाइम था, तो मैंने क्या किया, उसको ऐसे फाड़ लिया, एक एक क्वेश्चन को फाड़ लिया मैंने, और एक एक क्वेश्चन फाड़ के ऐसे मैंने जेब में रखता था मैं, और कहीं पे मेरे को टाइम मिला कि वो एक चिट्ठी निकालता था, मैं उसको पढ़ता था, अलग अलग सवाल, मतलब दिन में मेरे 8-10 सवाल प्रिपेयर हो जाते थे, जब भी टाइम मिलता था वो जेब में से चिट्ठी निकालता था मैं और वो सवाल पढ़ लेता था, बराबर, रिवाइज कर लेता था। मतलब आप ये भी टेक्निक यूज कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए, मतलब ऐसे छोटी छोटी पर्चियां बनाओ, है ना, छोटी छोटी पर्चियां, उस पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, उस पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखो और वो आपकी जेब में रख दो, है ना, उसको जेब में रख दो, ऐसे छोटी छोटी पर्चियां उसको स्टेपल करके रख दो डायरी के जैसा, और एक एक जब भी टाइम मिलेगा उसको पढ़ते रहो, मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। जैसे कुछ बच्चे अप डाउन करते हैं ना, मतलब ट्रैवलिंग करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है उनको कोचिंग के लिए या फिर कॉलेज के लिए, तो वो उनका टाइम, ट्रैवलिंग में टाइम जाता है, तो ट्रैवलिंग में क्या करना है, बुक खोल के तो नहीं बैठ सकते हैं ना, इसलिए क्या करना है, वो पर्ची निकालना, पर्ची पे से आपको पढ़ते रहना है, मतलब आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहो, रिवाइज करो, है ना, पर्ची पे रिवीजन के लिए रखो, है ना, नया टॉपिक मत रखो पर्ची पे, पर्ची पे रिवीजन वाला टॉपिक रखो, बराबर, जो आपने पढ़ चुके हैं उसको सिर्फ आपको रिवाइज करना है, वो टॉपिक ऐसे पर्चियां, छोटी छोटी पर्चियां बना के उस पे रख दो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूली, है ना, ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ये आपको जो प्रिपेयर करने होते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस केमिस्ट्री में, है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पर्चियां बना लो, वो पर्चियां
आपको याद करने के लिए आपके पास रखनी है ना, और रिवीजन तो हो ही रही है आपकी उसके साथ, है ना, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही बताना था बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, और उसके साथ ही अभी आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना, कोई सवाल आपके दिमाग में है, तो वो सवाल आप कमेंट में बताइए मुझे। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे आपको वीडियो दे सकूं, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश जरूर मैं सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो आज का सेशन बच्चों यही एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पढ़ते रहो।